साल 2024 खत्म हो रहा है और नए साल की तैयारी हो रही है। नए साल की तैयारी इन्वेस्टर्स को भी करनी होगी, यानी आपको भी करनी होगी। और वो तैयारी आप करेंगे कैसे? वो करेंगे आप ऐसे कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे शेयर चुनेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपके पास रिसर्च का तो बहुत समय होगा नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि उन लोगों की बातें सुने जो पूरी रिसर्च कर रहे हैं, एक बड़े हाउस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, एक बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ऐसे ही दो मेहमान हैं। मेरे साथ हैं दीपक जासानी, जो हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैं, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। और मेरे साथ हैं देवर्ष वकील, जो डेप्यूटी हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। दीपक सर, पहला सवाल आपसे। इस साल में अगर देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को। अब अगले साल की तैयारी करनी है। अगले साल को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या ये रिटर्न कंटिन्यू होंगे या अगले साल थोड़ा मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए? 2024 में निवेशकों ने अच्छा रिटर्न बनाया है। 2023 के बाद ये दूसरा साल था जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न बना है। स्मॉल कैप, मिड कैप ने और भी अच्छा किया है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। आगे जाके सिमिलर रिटर्न्स शायद नहीं बने, तो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करना चाहिए मेरे ख्याल से। एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो रिव्यू पीरियोडिकली करते रहना पड़ेगा। जब भी हम इक्विटी ओवरवेट है हमारे पूरे एसेट्स में, तो उसको नीचे लाना है हमारे प्लान्ड एलोकेशन की तरफ। और विद इन द पोर्टफोलियो, विद इन द इक्विटी पोर्टफोलियो भी हमें ये देखते रहना है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसके फंडामेंटल के हिसाब से, तो उसको भी थोड़ा सा टोन डाउन करना है, थोड़ा सेल डाउन करना है, कैश रेज करना है। बाजार में 2025 में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। ट्रंप का स्वेरिंग इन हो रहा है जनवरी में, उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ अनाउंस होंगी। वो पॉलिसीज़ का वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वर्ल्ड मार्केट्स पे कैसे असर रहेगा, वो हम देखेंगे। सारा विश्व उसकी तरफ नज़र करके बैठा है। हमें ये लगता है कि आने वाले साल में 26,500 का लेवल निफ्टी का कभी भी एक बार आ सकता है, लेकिन उसके बाद या उसके पहले हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देखेंगे। थोड़ा लंबा करेक्शन भी हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र आई थिंक लोगों को इक्विटीज़ में ओवरवेट नहीं होना है, नंबर 1। और नंबर 2, स्टॉक सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। सर, अगर पी की बात करें, निफ्टी का पी जो है उससे अभी दोगुना है करीब मिड कैप का पी। तो मिड कैप में काफ़ी तेजी पिछले पिछले एक साल के दौरान रही। अभी भी 40 के अबव है पी निफ्टी मिड कैप का। तो क्या ये फ्रोथ है अभी भी, या फिर अर्निंग्स का बैकअप थोड़ा बहुत आया है मिड कैप की तरफ? अगर हम देखें 2025 में सेंसेक्स कंपनीज का अर्निंग ग्रो करेगा कुछ 13% के आसपास, जबकि स्मॉल एंड मिड कैप का अर्निंग्स ग्रो करेगा बिटवीन 21 to 24%। तो जब अर्निंग्स ग्रोथ सेंसेक्स के से ज़्यादा है तो पी भी उनको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। इन दैट सेंस थोड़ा सा निफ्टी या सेंसेक्स का भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो उसके हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप का भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। लेकिन दोनों में फ़र्क तो रहेगा आगे जाके, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में बेस कम होता है, ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, तो उसके पी आगे जाके भी ज़्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल। देवर सर, आप चूंकि सेक्टर्स और स्टॉक्स काफ़ी रिसर्च करते हैं, दिवाली पे भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे से बताए, और पिछली दिवाली पे भी आपने बताया था और अच्छे रिटर्न भी बने थे। इस साल के लिए आपकी नज़र किन सेक्टर्स पे है? सबसे पहले वो सेक्टर्स बताइए, 2-3 सेक्टर्स जो आप टॉप पे देख रहे हैं कि ये 2-3 तो पक्के तौर पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर लग रहा है हमें कि वहाँ पे 2025 में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अभी हमने देखा था कि मार्जिन्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे लार्ज बैंक्स की मार्जिन्स कम हुई थी, उनकी नीड्स कम हुई थी। हमें लगता है कि वो अभी ख़त्म हुई है। आगे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, तो भारत में भी आशा है कि अगले साल में पहले क्वार्टर के बाद हमें इंटरेस्ट रेट कट आना शुरू होगा, तो इसका फ़ायदा जो बैंक्स के मार्जिन पे आएगा। दूसरा, हमें लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उनको लोन की वृद्धि करने में फ़ायदा होगा। जो प्राइवेट सेक्टर की लार्ज बैंक है जिनके पास ग्रेन्यूल डिपॉजिट्स हैं, वो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे थे 3 टाइम्स के ऊपर के प्राइस के बुक से, वहाँ से अभी गिर के उनका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2 to 2.5 टाइम्स नेक्स्ट ईयर के बुक वैल्यू पे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी
लोन बुक अच्छी ग्रो हो सकती है, वैल्यूएशन अभी हमें लग रहे हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और काफ़ी टाइम से उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि 2025 एक ऐसा साल रह सकता है यहाँ पे लार्ज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर है जो इंडस्ट्रियल का है। हमने देखा था कि इलेक्शंस हुए थे, मॉनसून में काफ़ी जगह पे फ्लड आए थे, और बाकी सब इश्यूज के कारण गवर्नमेंट ने इतना स्पेंड नहीं किया है। तो अभी नेक्स्ट 3 महीने में हमें लगता है कि गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग होगी, उससे काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, जो इंडस्ट्रियल के स्टॉक्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ऑर्डर आएंगे तो मटेरियल सेक्टर में जैसे सीमेंट है, वहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। वहाँ पे जो मार्जिन गिर रहे थे वो अभी संभलना शुरू हुए हैं। हमें लगता है कि आगे थोड़ी सीमेंट की प्राइसेस बढ़ सकती है, और उसके पीछे सीमेंट स्टॉक्स भी नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, सीमेंट, ये 2-3 सेक्टर हमें लग रहे हैं कि 2025 में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल, 3 सेक्टर्स आपने बताए। आपसे शेयर भी समझेंगे कि कौन से ऐसे 8-10 शेयर हैं जो पक्के तौर पे अक्यूमुलेट करने चाहिए इस 2025 के पूरे साल के लिए। लेकिन दीपक सर, आप चूंकि रिटेल रिसर्च काफ़ी करते हैं और रिटेल के बिहेवियर को भी आप स्टडी करते हैं, सो 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स की संख्या छोटे स्टॉक्स में जो जिनकी वैल्यू प्राइस के हिसाब से कम है उसमें ज़्यादा है, जैसे यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरी चीज़ हुई है कि जो डीमैट का नंबर है वो 2020 में 4 करोड़ था, अब बढ़ के वो 18 करोड़ है, यानी 14 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हैं। और ये इन्वेस्टर्स पहली बार मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, जो 8-10% मार्केट गिरा है। इनको आप कैसे नेविगेट करेंगे इस करेक्शन से जूझने के लिए, या फिर इस करेक्शन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आप कैसे नेविगेट करेंगे? सो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो लो वैल्यू स्टॉक्स में अट्रैक्शन होता है निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को, तो इसके बारे में मेंटालिटी लोगों की ये है कि मुझे छोटे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाना है। सो 10 रुपये का स्टॉक लेके मुझे 30, 40, 50 रुपये में बेचना है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वो थॉट प्रोसेस से छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ ये इन्वेस्ट करने का मोटिव ये है कि वहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है या हो रहा है, उसके कारण कई सुने बातें पे टिप्स के ऊपर निर्भर करके ये इन्वेस्टमेंट होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा बढ़ने के बाद हमारे एंट्री लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो छोटे लो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत हाई रिस्क गेम है। हमें ये बताना चाहते हैं लोगों को कि इसमें जो भी फंडामेंटल्स में चेंज आने वाला है उसके बारे में रिटेल निवेशक को सबसे एंड में, सबसे बाद में पता चलता है। प्रोमोटर्स को, बड़े निवेशकों को, फंड्स को सबसे पहले पता चलेगा कि इसमें क्या टर्न डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले जंप इन करके कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको या तो म्यूचुअल फंड में रहना है या तो लार्ज कैप और जाने माने मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, लो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हमें ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा 10 वाला 30 हो गया, 40 हो गया। ये आपको 10 में से 1 या 2 स्टॉक में शायद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट बाकी के जो 9 या 8 या 9 स्टॉक्स है उसमें आपको शायद बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। दूसरे जो नए निवेशक लास्ट 4 साल से आए हैं उनको 2-3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपको एसेट एलोकेशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको प्लान करना है कि मेरे एसेट एलोकेशन में, फाइनेंशियल एसेट्स में कितना परसेंटेज इक्विटीज़ में रहेगा, डेट में रहेगा, गोल्ड में रहेगा। और ये एलोकेशन आप पहले से नक्की करिए और उसको यू स्टिक टू इट। कि पीजी के टाइम में क्या होता है कि इक्विटी का एलोकेशन बहुत बढ़ जाता है और फिर आप उसको अगर रीसेट नहीं करते हो, नीचे नहीं लाते हो, तो जब भी मंदी आता है तो आपका सारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो पोर्टफोलियो रिव्यू आपको बारी बारी से करना है। एवरी 3 मंथ्स और एवरी 6 मंथ्स आपको करना है। उसमें से जो स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं उसको आपको कारण देखना है, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर उनको बेचने की ज़रूरत पड़े तो बेचना भी चाहिए लॉस बुक करके। और जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं उसमें से भी आपको पार्शियल प्रॉफिट लेना है तो वो भी आप सोच सकते हो। तो ब्रॉडली ये 2 चीज़ करोगे। और स्टॉक्स की क्वालिटी पे अगर आप
ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से करेक्शन भी आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और आप वो सीखते जाओगे कि नेक्स्ट अपमूव में आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाओगे। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि दर्शकों ने स्ट्रेटजी तो समझ ली है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन अब वो इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि शेयर्स कौन से लेने हैं 2025 में। देवर सर, कौन से 10 शेयर पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किए जाएं 2025 के लिए? अब वो चाहे धीरे धीरे हो या एक बार हो, जैसे भी स्ट्रेटजी हो आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट कौन से शेयर्स ऐसे होने चाहिए? हमें लगता है कि 2025 में आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने चाहिए स्टॉक्स। अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी बाजार में स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे खरीदने की। हमारा फोकस ये रहेगा कि जो नए निवेशक हैं वो 60% जितना अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन लार्ज स्टॉक्स में रखे, जो जानी मानी कंपनियां हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, जिन्होंने बहुत सालों से बिजनेस किया हुआ है, जो अगर एनवायरनमेंट तकलीफ आती है तो वो इसको नेविगेट कर सके, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका 60% पैसा होना चाहिए, और अपना 40% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में, कि जो लार्ज कैप कंपनी से शायद ज़्यादा रिटर्न दे, जो थोड़ी रिस्की होती है, पर उसमें अगर आपने सही स्टॉक्स चूज किए तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो ऐसा एक आइडियल मिक्स बनाना चाहिए, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू पूरे साल ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। कुछ स्टॉक्स है, जैसे मैं नाम बताऊं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और मारुति। ये 6 बड़ी कंपनियां हैं जो अपने सेगमेंट के मार्केट लीडर्स हैं, और हमें लगता है कि अभी ये अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आप उनको एक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हैं। छोटे स्टॉक्स में गैस सेक्टर में हमें MGL पसंद है, कंज्यूमर सेक्टर में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर है, जो रियल एस्टेट है वहाँ पे हमें लगता है कि साउथ इंडिया में बैंगलोर बेस्ड जो प्रोमिनेंट कंपनी है शोभा डेवलपर्स, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और नए न्यू एज बिजनेस में इंडिया मार्ट इंटरमैश है। तो ऐसा 10% नए जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है ऐसे में, और बाकी कंज्यूमर और रियल एस्टेट में, गैस में आप एक एक स्टॉक लेके ऐसा आपका खुद का एक पोर्टफोलियो बनाएं, और उसको पूरे साल धीरे धीरे SIP के थ्रू एक्यूमुलेट करें, तो हमें लगता है कि आप मार्केट को बीट कर पाएंगे। बिल्कुल। सो मार्केट को बीट करने के लिए आपका एलोकेशन ये कि 60% आप लार्ज कैप में हो, बाकी जो पोर्शन है उसमें आप 10% न्यू एज की कंपनियां, और बाकी कंपनियां देवर सर ने बताई, कुल 10 कंपनियां बताई उन्होंने, जहां आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनसे सलाह मशविरा करें, अपने रिस्क को देखें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम देते हैं। और बहुत शुक्रिया आज देवर सर आपका, दीपक सर आपका, बहुत क्लियर तरीके से आपने समझाया दर्शकों को कि 2025 में करना क्या है। धन्यवाद।